दवा से काहे घबराते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश चंद जी के पास में आया हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि किसान भाइयों को फसल सुरक्षा के ऊपर हमारे कुछ दृष्टि दें ताकि हमारे किसान भाई अपनी फसल की अच्छी से सुरक्षा कर सकें। सर किसान भाइयों नमस्कार। आज का जो विषय है फसल सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि फसल सुरक्षा क्यों किया जाए। आपको मालूम होगा, अगर अब हम अपनी फसलों को सुरक्षित नहीं रह सकेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाता है और उत्पादन की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे हमारा जो कृषि में लाभ है वो कम हो जाता है। फसल सुरक्षा में हम विभिन्न तरह के केमिकल, रसायन और बायोलॉजिकल मटेरियल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसमें कि फसल सुरक्षा में हमारा कोई पैसा नहीं लगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और वो एक नैसर्गिक सुरक्षा के द्वारा हम अपनी फसलों को बचा सकें। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह पहलू है कि फसलों पर जो लगने वाले रोग हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकते हैं, वो वायरस हो सकते हैं, निमेटोड हो सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं जानते हैं। आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जानने का जो सबसे उत्तम उपाय है उसका लक्षण। क्या लक्षण है रोगों का? अगर आप लक्षण को पहचान लेते हैं तो आप उसका निदान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लक्षण की जब हम बात यह करते हैं तो ज़्यादातर रोग जो है कि अपना एक विशिष्ट लक्षण देते हैं और उस विशिष्ट लक्षण से हम उसकी पहचान करते हैं। पहचान की ज़रूरत इसलिए होती है कि जो विधियाँ, जो दवाएं, जो औषधियाँ निमेटोड के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं वो बैक्टीरिया के लिए नहीं लाई जा सकती हैं। इसलिए जब हम लक्षण से ये पता कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो उसके लिए हम दूसरे कारगर उपायों की खोज करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। निमेटोड होता है तो दूसरे का करते हैं, अगर वो फफूंद से आता है तो उसके लिए दूसरे प्रयोगों की जानकारी करते हैं। लेकिन हमें यह पता करना कि रोग होता ही क्यों है, ये सबसे मूल प्रश्न है। देखिए, रोग के कारक के द्वारा होता है और बड़ा अच्छा सी बात है कि मैं आपको बताऊंगा, कोविड के पहले की सिचुएशन, जब कोविड नहीं था तो देखिए कोई भी आदमी कोविड से संक्रमित नहीं होता था। जब इस देश में चीन से कोविड आ गया तो अब सभी संक्रमित होने लगे। अगर हम जो 2, 4, 10, 20, 50 लोग जहाज़ों में भर के चीन से आए थे, अगर हम उनको रोक लिए होते तो हमारा पूरा देश कोविड से सुरक्षित होता। पूरी की पूरी जो रोग का विज्ञान है वह यही बताता है कि अगर रोग का कारक नहीं होगा तो रोग नहीं हो सकता है। अब रोग का कारक कहीं बाहर से आ जाता है, कभी हवा से उड़ के आ जाता है, कभी बीज से आ जाता है, कभी हमारे जमीन में होता है। ये रोग के कारक होते हैं। अगर आपको इनकी जानकारी है तो आपका रोग का प्रबंधन बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे बहुत सारी बीमारियां जो बीज से जनित होती हैं, अब आप क्या करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। उसका बड़ा आसान सा उत्तर होता है कि हम एक ऐसे बीज का उत्पादन करेंगे जिसमें रोग हो ही नहीं। तो ये पहले भी होता था। पहले हमारे जो पुरखे लोग थे, बाप दादा लोग थे, वो लोग खेतों में जाते थे, ऐसी बालियों का, ऐसी फसलों का, ऐसे भुट्टे का, ऐसे फल का चुनाव करते थे जिसमें बिल्कुल रोग नहीं लग रहा था। उन पौधों में से उसको ले लेते थे। जब बीज में रोग ही नहीं है तो बीज जनित रोग की अब होने की संभावना समाप्त हो गई। लेकिन हमारी कृषि में बड़ा विकास हुआ। विकास होने के बाद से लोगों ने अपना बीज बनाना बंद कर दिया। कंपनियों से उनसे लेने लगे, जिसकी कोई हमें गारंटी अब नहीं होती कि हमें किस तरह का बीज मिल रहा है। जब हमें यह नहीं पता चला कि किस तरह का बीज मिल रहा है, तब हम ये बात कहते हैं कि अब आप बीज को शोधित कर लो। शोधित करने के लिए अगर देखिए, भारत सरकार ने भी नियम बनाया है, जो भी बीज अगर किसी पैकेट में बंद होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी लाइसेंसिंग होती है, वो सबको भारत सरकार कहती है कि हर बीज शोधित होना चाहिए। बीज के शोधन में
दो प्रक्रियाएं हैं, एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है। जो लोग जैविक खेती करते हैं उनसे बार बार ये कहा जाता है कि इसमें ट्राइकोडर्मा है, बैसिलस है, ऐसे बहुत सारे जो है जो बायो एजेंट हैं या जो बायोमॉलिक्यूल हैं, आप उनसे अपने बीज का शोधन कर लीजिए। जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उनके पास भी बहुत सारे फंजीसाइड है, वो उनसे उनका शोधन कर सकते हैं। ये आवश्यकता के ऊपर है, कौन कौन कृषि कर रहा है, कोई कमर्शियल खेती कर रहा है, कोई जैविक खेती कर रहा है। तो आप जो खेती कर रहे हैं उसके नियमों को पालन करना अति आवश्यक है। जब उसमें वो रासायनिक तत्व वर्जित है तो आपके पास उसके विकल्पों को ढूंढना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, वो बहुत कारगर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो कारगर है। तो उससे अगर हम आप बीजों को 2-3 बार शोधित कर देते हैं तो अब हमारा बीज क्या हो गया, निरोगित हो गया। एक निरोगित बीज से एक निरोगित पौधे का जन्म होता है और उस पर जब तक बीमारियां बाहर से आकर के लगेंगी तब तक वह अपना काम पूरा कर लेता है। तो सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता है कि हम जो बीज बो रहे हैं, जो बीज हमारे पास उपलब्ध है, क्या वो रोग रहित है। ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। ये आपको पता करना है। ठीक उसी तरह से अगर आप नर्सरी, सब्जियों की नर्सरी लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ की नर्सरी लगा रहे हैं, आपको यह ध्यान देना है कि आपने जो नर्सरी के लिए बीज है पहले वो बीज शोधित हो। दूसरा, अब आपने बीज शोधित को एक गलत मिट्टी में लगा दिया जहाँ पर कि बहुत सारे रोग कारक हैं। अब वहाँ पर हमें जाना है कि उस मिट्टी को हम कैसे रोग रोधी बनाएं जिसमें कि उसमें रोग का कारक नहीं हो। देखिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अब जहाँ तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें फंजीसाइड डाल दो, इसमें ये डाल दो, फंजीसाइड वगैरह का केवल पत्तियों पर और फंजीसाइड का केवल प्रयोग आप बीज के शोधन में ही कारगर है, भूमि में बिल्कुल कारगर नहीं है, क्योंकि इतनी मात्रा में इतनी दवाओं की आवश्यकता पड़ती है जो किसान को सिर्फ घाटे के अलावा कुछ नहीं कराएगा। उसका निरापद विधि है। विधि क्या है? जहाँ आपको नर्सरी डालनी है उसको गर्मियों के दिन में थोड़ा मिट्टी को ऊंचा कर लीजिए, प्लास्टिक से ढक दीजिए। प्लास्टिक से ढकने के बाद मिट्टी को थोड़ा सा नमी कर दीजिए। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में यह होता है कि दिन में जब सूरज की गर्मी मई जून की पड़ती है तो वहाँ पर का टेम्परेचर करीब 60 से 65 डिग्री जाता है, भाप निकलती है, प्लास्टिक से भाप उड़ती नहीं। रात को मौसम ठंडा होता है, फिर वो पानी अंदर चला जाता है। इस तरह से करके, जिसको हम अंग्रेजी में एक भाषा जिसको कि हम पास्चुराइजेशन कहते हैं, जैसे हम दूध का पास्चुराइजेशन करते हैं उसी तरह से मिट्टी का पास्चुराइजेशन होता है। और 1 महीने के अंदर उसके अंदर जितने घास के बीज हैं, निमेटोड है, जितने फंगस है, हानिकारक बैक्टीरिया सभी मर जाते हैं और वो बिल्कुल खेत अच्छा हो जाता है। इजराइल में इस विधि को बहुत ही लार्ज स्केल पर, वो तो हेक्टेयर में अपना प्लास्टिक का मल्च बिछा करके उससे अपनी खेती करते हैं, जिससे उनके पानी का नुकसान नहीं होता, जिससे उनका नाइट्रोजन का वाष्पीकरण नहीं होता है और जितने भी घास वगैरह नहीं लगता है और उनकी फसल बहुत ही अच्छी होती है और निरापद हो रहती है। तो ये कम से कम अगर हम बहुत लार्ज स्केल पर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कम से कम नर्सरी में इसका प्रयोग करें। लेकिन अभी जब से ड्रिप इरिगेशन आ गया, मल्चिंग आ गई, अब किसान बहुत तेज़ी से मिर्चा और टमाटर की खेती भी मैंने सैकड़ों एकड़ में देखा है। कुछ लोग कंपनियों से मिल करके इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो कुल मिला जुला करके जब हम बात करते हैं कि अगर हमें इस तरह से हमने अपने बीज को सुरक्षित कर लिया, इस तरह से हमने अपने ज़मीन को भी सुरक्षित कर लिया। देखिए मैं जो विधि बता रहा हूँ अभी तक इसमें कोई केमिकल की मैंने बात नहीं किया, लेकिन जिस विधि को मैं बता रहा हूँ ये विधि उतना ही प्रभावकारी है जितना कोई भी रासायनिक केमिकल। उससे ये कम नहीं है, उससे कहीं ये बेहतर है। लेकिन बीच में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हमें किसानों को ये समझना है कि हमारी जो विधि हो वो कितनी सही और कितना वो प्रयोग के द्वारा बिल्कुल ही प्रभावकारी है। तो हम इन 2 तरीके से, तीसरी क्या होता है, तीसरा बीमारी कहाँ से आता है? तीसरा बीमारी हवा से उड़ के आता है। जब वो हवा से उड़ के आता है तो ये हमें यह नहीं पता चलता है, लेकिन हमें यह पता चलता है जब हम आपसे ये बात करेंगे कि भाई आलू में जो अगेती मार है, आलू की जो पछेती मार है, वो बीमारी
कब आता है? तो आप ये कहते हैं कि अब कोहरा पड़ रहा है और ये बीमारी आ जाएगी, तो उस समय हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि थोड़ा सिंचाई कम करो ताकि पौधों के ऊपर नमी कम हो जाए। दूसरा, हम बराबर ये बात कहते हैं कि अगर आपके यहाँ लगातार आपको किसानों को पता है कि ये 10 साल से इस महीने में हमेशा ये बीमारी आती है, तो किसानों को क्या करना, रोग रोधी प्रजातियों का प्रयोग जरूर करें। तो उससे क्या होता है कि बीमारी की मात्रा कम हो जाती है, खास करके ऐसे बीमारियों के लिए। तो हमारा सिर्फ आप लोगों से ये कहना है कि आपका बीज शुद्ध होना चाहिए, मतलब निरोगित होना चाहिए। आप जिस मिट्टी में अपनी फसल को उगा रहे हैं वो भी निरोगित होना चाहिए। दूसरा, रोग रोधी प्रजातियां होनी चाहिए। इससे जिन दवाओं के बारे में कहते हैं जिसको कि सरकार आगे चल करके इसको कम से कम कर देगी, उसको बंद भी कर देगी। बहुत अच्छी जानकारी दिया डॉक्टर साहब आपने, और अच्छा लगता है किसान भाई। तो आगे भी प्रश्न करिए, हम फिर डॉक्टर साहब पास आएंगे आपको दूसरे उसमें लेकर।